गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज का टॉपिक है, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। यानी जो प्लांट है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो जब वाटर और खनिज लवण, आपको पता है वाटर के साथ खनिज लवण होते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये जमीन है यानी सॉइल है, और ये इसकी रूट है। अब आपको पता है कि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा। यानी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। और इस वाटर के अंदर क्या है, इसके साथ मिनरल सॉल्यूट है, यानी मिनरल खनिज लवण है या खनिज विलय है, ठीक है, मिनरल है। तो ये कहाँ जाएंगे, ये इसके साथ रूट हेयर से होकर डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन मैंने अभी एक्चुअली अभी बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, इससे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। एब्जॉर्ब करता है, हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो प्लांट का फ्लो होता, प्लांट में जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, और दोनों में से नहीं होता है, यानी ये, तो करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एक बार जब रूट हेयर द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब रूट की गहरी परत यानी जो लेयर है, दो डिफरेंट पाथवे से मूवमेंट करते हैं। यानी अब जो, मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसके क्या है, ये इसके रूट है। अब जब ये रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा यानी वाटर को ग्रहण करेगा, तो अब इसके दो पाथवे होंगे, दो रास्ते होंगे। वो दो रास्ते कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट, एपो, एपो का मतलब होता है, देखिए अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। अब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो एपोप्लास्ट होता है, देखिए यहाँ पे एपोप्लास्ट है, जब वाटर यहाँ फ्लो करेगा तो ये, देखिए ये सब क्या है, ये सब कोशिका होती है, रूट की कोशिका। तो इस रूट की कोशिका में से ना होकर, जैसे मान लीजिए इसकी सेल्स होती है, इस सेल्स से ना होकर जो इसकी मेम्ब्रेन है, यहाँ से होकर क्या करता है, ये वाटर मूव करता है। यानी ये इसके जो प्रोटोप्लाज्म है वहां से एंटर नहीं करेगा। एपोप्लास्ट से क्या होता है, इस पाथवे से जो वाटर रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेगा और कोशिका के मेम्ब्रेन से होता हुआ, ठीक है, कहाँ जाएगा, ये जाइलम में एंटर करेगा। तो एपोप्लास्ट ये होता है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए एपोप्लास्ट पाथवे पास की जो सेल वॉल होते हैं, जैसे भी मैंने बताया कोशिका भित्ति का सिस्टम है, हाँ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कोशिका वॉल, यानी सेल वॉल का सिस्टम एग्जाम में आ सकता है। जो एपोप्लास्ट पाथवे है, ये किसका सिस्टम है, सेल वॉल का सिस्टम है। सेल वॉल का सिस्टम क्यों है, जैसे आपने देखा सेल, ये सेल वॉल होता है, और जो ये सेल वॉल होता है तो वाटर इस वॉल के माध्यम से मूव करता है। तो सेल वॉल का सिस्टम है, रूट के एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस अंदर की त्वचा होती है, में प्रेजेंट कैस्परी पट्टी यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़कर, याद रखिए जो ये वाटर जाएगा वो कैस्पियन स्ट्रिप में नहीं जाएगा, को छोड़कर प्लांट में, पूरे प्लांट में फैला रहता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसका होता है, वाटर का, सेल वॉल को पार नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ सेल वॉल को पार क्यों नहीं कर सकता, सेल वॉल होता है, देखिए सेल वॉल के पास से होकर जाता है। सेल वॉल को पार करने का मतलब ये होता है कि सेल वॉल के अंदर से नहीं जाता, यानी उसके आउटर लेयर से जाता है, सेल वॉल को पार नहीं करता। यह मूवमेंट ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। ग्रेडियंट होता क्या है, कभी भी ग्रेडियंट वर्ड आता है इसका मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो मूवमेंट होता है वो एड्रेसिव और कोएसिव होता है, यानी शासनजक और सशक्तिशीलता द्वारा होता है। देखिए एडेसिंग होता क्या है, एडेसिंग का मतलब ये होता है, जब ये जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल से इसके जो पोल होते हैं, पोल होता है, एक अपर पोल होता है, एक लोअर पोल होता है, इससे ये वाटर क्या होते हैं, चिपके होते हैं, ये एडेसिव होता है। और कोसिव क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बीच से चिपके होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है। अब सेकंड आता है
सिम्प्लास्टिक पाथवे। देखिए सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, ये कौन सा सिस्टम है, ये प्रोटोप्लाज्म का सिस्टम है। देखिए सुन, अभी जो एपोप्लास्ट है वो किसका सिस्टम था, वो सेल वॉल का सिस्टम था, और जो सिम्प्लास्ट होगा वो किसका सिस्टम है, वो प्रोटोप्लास्ट का सिस्टम है, यानी जीव द्रव का सिस्टम है। वाटर सेल के द्वारा अंदर सेल वॉल के माध्यम में प्रवेश होता। अब यहाँ जो वाटर मूव करेगा वो कहाँ से करेगा, वो सेल वॉल के अंदर से मूव करेगा, ठीक है। और जो इससे पहले एपोप्लास्ट था वो सेल वॉल के अंदर मूव नहीं करेगा, और ये क्या करेगा, ये सेल वॉल के अंदर मूव करेगा, ठीक है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट स्लो होता है, और इसका जो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, वो स्लो होगा। सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट में वाटर सेल के प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आगे बढ़ता है। देखिए अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, पहले हम इस डायग्राम को क्लियर समझते हैं। एपोप्लाज्म में जो सेल वॉल के साइड से होकर जाता है, और सिम्प्लाज्म में सेल वॉल के अंदर से होकर जाता है, ठीक है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इसके अंदर वाटर मूव नहीं करेगा। अब स्टूडेंट इसका ये डायग्राम है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, जो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके मिड से रास्ता होता है। तो देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस, हाँ एग्जाम के लिए ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। पहला एपिडर्मिस होगा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस होगा, फिर पेरिसाइकिल होगा, फिर जाइलम होगा। तो ये जो वाटर अंदर एंटर करेगा कहाँ पर आएगा, पहले एपिडर्मिस में आएगा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स के बाद कहाँ जाएगा, एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल के बाद जाइलम में जाएगा। जो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है इसमें वाटर फ्लो नहीं करेगा। रूट में अधिकतर वाटर फ्लो एपोप्लास्ट के माध्यम से होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एपोप्लास्ट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के माध्यम से, सेल वॉल के माध्यम से वाटर फ्लो करेगा। तो एग्जाम में आ सकता है, प्लांट में जो वाटर फ्लो होता है वो रूट में अधिकतर कौन से माध्यम से होगा, तो आंसर आएगा एपोप्लास्ट। अधिकतर कहा गया है क्योंकि जो इसका कॉर्टेक्स सेल होता है, कॉर्टेक्स सेल वो ढीली होती है। अब देखिए कॉर्टेक्स सेल क्या होता है, सुन देखिए आपने डायग्राम देखा है, ये जो कॉर्टेक्स, जो ये सेल है ना, ये कॉर्टेक्स है। तो ये क्या होगा, बहुत ढीला होता है। जब ढीला होगा तो बीच में इसके जगह मिल जाएगी, जब जगह मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वो वाटर वहां से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट में किसी प्रकार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेल क्या होती है, कॉर्टेक्स की सेल बहुत ढीली जुड़ी होती है। कॉर्टेक्स की इनर बाउंड्री, जो आंतरिक सीमा है, एंडोडर्मिस, वाटर के लिए अप्रवेश करती है। अब मान लीजिए जो कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस है, वहां वाटर क्या होगा, अप्रवेश होगा, यानी वहां वाटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं सुवेरिनम मैट्रिक्स। याद रखिए, जो ये सुवेरिनम मैट्रिक्स है, यही कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्यों मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके द्वारा वाटर फ्लो नहीं होता है, वो सुवेरियन मैट्रिक्स होती है, और इसे ही हम कैस्परी स्ट्रिप बोलते हैं, कहते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल्स इस लेयर को भेदने के लिए समर्थ नहीं होता, क्योंकि ये लेयर को भेद नहीं सकता। देखिए आप, ये कैस्परियन स्ट्रिप है, ये किसका बना होता है, ठीक है, ये बना होता है सुवेरिनम मैट्रिक्स का बना होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ना इसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वाटर, अब देखिए जो ये वाला वाटर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ से वाटर अब इसके एंडोडर्मिस में आएगा, क्योंकि ये इस पार नहीं जा सकता, इस पार नहीं जा सकता। हाँ माइकोराइजा, सुन ये टर्म बहुत आता है। माइकोराइजा क्या होता है, जो पाइनस के प्लांट होते हैं, पाइनस के प्लांट को अगर हम, जिसे हम चीड़ का प्लांट बोलते हैं, ये एक्चुअली पहाड़ी क्षेत्र पर ज्यादा होता है। इस प्लांट की जो रूट होती है, यहाँ पर एक फंगस होता है, उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक फंगस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस प्लांट को जमीन से वाटर और मिनरल्स देता है, वाटर और मिनरल्स देगा, ठीक है। तो जो माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना, अगर माइकोराइजा उपस्थित है किसके, पाइनस के प्लांट पर, तो वहां पर क्या होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी, यानी सीड जर्मिनेट होगा और उस प्लांट को स्थापित
किया जा सकता है। लेकिन अगर माइकोराइजा नहीं है तो जो पाइनस का सीड है ना तो वो जर्मिनेट होगा और न ही स्थापित होगा। यस, अब आते हैं हम रूट प्रेशर में। देखिए रूट प्रेशर यानी जो सॉइल यानी मृदा में विभिन्न आयंस, मान लीजिए जमीन के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं जो रूट के वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जैसे जाइलम हो गया, में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर भी इसी प्रोसेस का विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है यानी जो दाब का प्रेशर लगता है। अब देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर से लोअर में, और यहाँ पर पोटेंशियल है यानी दाब लग रहा है, तो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, वो लोअर साइड की ओर जाएगा। तथा जाइलम के अंदर प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा प्रेशर, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट के द्वारा है। यह पॉजिटिव प्रेशर ही रूट प्रेशर कहलाता है, क्योंकि जब प्रेशर लगेगा तो वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, यानी जब प्रेशर लगेगा तो वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, वो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। जब प्लांट, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जब प्लांट के अंदर वाष्पीकरण यानी ट्रांसपिरेशन, अब मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के टाइम क्या होता है, प्लांट की जो पत्ते होती है वो मुरझा जाती है, लेकिन शाम को अगर हम देखते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मली हो जाता है तो वही पत्तियां दोबारा खिल जाती है। तो ये रीज़न क्या होता है, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, तो वो वाष्प बन जाता है, जो वाटर होगा वो वाष्प बन जाता है, और वो कहाँ, वो इवेपोरेट हो जाता है। जब उसमें से वाष्प बनकर इवेपोरेट हो गया तो प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो गई। जब कमी हो गई तो क्या होता है, वो प्लांट मुरझा जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कभी कभी रात में हम देखते हैं कि जब रात के टाइम वो प्लांट सही हो जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उस प्लांट की जो लीव होती है, पत्तियां, उस पे ये वाटर ड्रॉप दिखाई देता है। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप दिखाई देता है। इससे हम बिंदु स्राव यानी गटेशन बोलते हैं। जब प्लांट के अंदर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है, ये कब होता है, जब प्रक्रिया कम होती है, क्योंकि जो जल का वाष्प होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, जब बाहर नहीं निकलेगा तो रूट के द्वारा जो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, जब ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वो प्लांट के अंदर वाटर की ज्यादा मात्रा हो जाएगी। जब ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या होगा, जो लीव्स होता है या स्टेम की बात करते हैं जहाँ पे होल होता है, वहां पर वो वाटर बाहर निकलेगा, उसे ही हम बिंदु श्रवण यानी गटेशन बोलते हैं। जब प्लांट के अंदर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है तो वाटर विशेष होल से बाहर निकलता है। इस वाटर लॉस को बिंदु श्राव यानी गटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, सेम ही है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पानी का जो वाष्प है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो प्लांट का वाटर का वाष्प यानी इवेपोरेट के रूप में परिवर्तित से वाटर का लॉस होता है। और लीव्स के स्टोमेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा ही जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी गैस एक्सचेंज होता है। एग्जाम में आता है कि प्लांट के अंदर जो गैस एक्सचेंज करने का फंक्शन करता है वो कौन करता है, तो स्टोमेटा करते हैं। लीव्स में स्टोमेटा, देखिए अब स्टोमेटा क्या होंगे, दिन में ओपन होंगे और रात में क्लोज होंगे। जो लीव्स जो नॉर्मली प्लांट होते हैं दिन में ओपन, तभी तो उसके अंदर वाटर की कमी हो जाती है। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं यानी जहाँ वाटर की कमी होती है, तो वहाँ के जो प्लांट होते हैं उसके स्टोमेटा दिन में बंद होते हैं। क्या होते हैं, दिन में बंद होंगे और रात में ओपन होते हैं। जैसे आपने कैक्टस का प्लांट देखा है, तो उसके स्टोमेटा दिन में बंद होंगे और रात में ओपन होंगे। स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज ये गार्ड सेल के द्वारा होता है, जिसमें टर्गिटी यानी टर्गर प्रेशर लगता है। तो एग्जाम में आता है कि स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना किस सेल के द्वारा होता है, तो गार्ड सेल। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इस पे कौन सा प्रेशर लगता है, तो टर्गेट प्रेशर लगता है, टर्गेट प्रेशर लगता है। ठीक है, टर्गेट प्रेशर। स्टोमेटा में खुलने यानी ओपन गार्ड सेल की जो वॉल होती है भीतर की उपस्थिति में माइक्रोफाइबिल भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है माइक्रोफाइबिल,
ये भी हेल्प करता है। ये किसका है? ये सेलुलोज का बना होता है, माइक्रोफाइबिल, सेलुलोज माइक्रोफाइबिल रेडियल सीक्वेंस अर्य क्रम में लगे थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। जो सेलुलोज माइक्रोफाइबिल है वो अर्य क्रम में लगे होते हैं। ये इस क्रम में इसलिए लगे होते हैं जिससे जो स्टोमेटा को खुलने में आसानी होती है। अब आते हैं हम एक लास्ट टॉपिक है, जाइलम सैप का ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से ऊपर चढ़ना मुख्य रूप से वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जाइलम क्या करता है, वाटर को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाता है प्लांट में, तो ये क्या है, ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ससंजन हो गया, आसंजन हो गया और पृष्ठ तनाव हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फिजिकल में भी है, सॉरी फिजिक्स में भी। ससंजन क्वेश्चन क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच आकर्षण। जैसे वाटर है, इसके बीच में जो आकर्षण होता है, यानी ये एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे हम कोहेशन यानी ससंजन बोलते हैं। आसंजन यहाँ पर आ लग गया, तो इसमें क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण तो होता है, लेकिन ये आकर्षण इसके पोल के साइड में होता है, पोल होता है ध्रुवीय साइड में होता है। और तीसरा होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो वो लिक्विड अवस्था में होता है और उसके बाद क्या होगा, ये गैस की अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक है, गैस की अवस्था में चेंज हो जाएगा, तो इसके बीच जो एक दूसरे से अधिक आकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को ये अधिक अट्रैक्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। तो ये एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, वाटर के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कोहेशन यानी संसंजन। और वाटर के ध्रुवों के बीच जो आकर्षण होता है तो आसंजन। और ये आ सकता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो लिक्विड फेज होता है उसमें जो गैसीय फेज के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, कल से हम न्यू चैप्टर लेते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।